नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू। सुमित जी, गिप्पी ग्रेवाल पंजाबी फ़िल्मों का हीरो है, प्रोड्यूसर है, सिंगर है। वैंकूवर में उसके घर पर गोलियाँ चल गईं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ज़िम्मेदारी भी ले ली है। अंजू जी देखिए, जो हीरोज़ होते हैं ना, उन्हें कई बार रियलिटी से भी फेस कराना पड़ता है देखने के लिए कितना बड़ा हीरो है। तो उसको गोले-गाले मूवीज़ में चलाते हैं और उग्रवादियों को, कभी गैंगस्टर्स को मारते हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर। तो किसी ने सोचा कि भई इनको टेस्ट किया जाए, कितने बड़े हीरो हैं और सुना है उसके गोलियाँ लगी हैं, उसके घर के पास गोलियाँ चलाई गई और वो बुर्के में अंदर कंबल में बुर्का डालने के बाद कंबल लपेट के वो छुप के बैठा हुआ है। तो ये है एक्चुअल हीरोज़ का हाल। और आपको मालूम है इसकी हिस्ट्री जो है वो कैसी है? बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स हैं, उनके साथ उठना-बैठना है इसका और भाई बनाया हुआ है आजकल तो, बहुत बड़े-बड़े लोगों का। और जो ये इसके साथ हुआ है, ये होना भी चाहिए था। जो उग्रवादी को सपोर्ट करेगा उसे म्यूज़िक तो एक बार तो फेस करना पड़ेगा। ये देखिए सुक्का था, गीला कर दिया गया, ठीक है? निज्जर था, उसका पता नहीं कहाँ चला गया वो। और जो ये आपका पन्नू है, पन्नू भी आजकल बुर्के में ही फिरता है, कहते हैं कि बाहर आता नहीं है कि कहीं गोली ना लग जाए। और अब हुँ, तो ट्रूडो मल खुद लगा है उसको सेव करने के लिए, सीआईए लगी हुई है उसको बचाने के लिए। और सीआईए ने तो जैसे भारत को भी बोल दिया कि भई आप इसको टपकाने की कोशिश कर रहे हो, हमें मालूम है, लेकिन हुँ, आप ऐसा काम मत करें। आपको याद होगा भारत की सरकार पहले लो दुनिया में जाकर स्पेशली यूनाइटेड नेशंस हो गया और जगह बोलते थे कि भई देखिए पाकिस्तान को बोलिए कि हमारे ऊपर हमला ना करें। ये हुँ, यूनाइटेड नेशंस में मनमोहन सिंह की लैंग्वेज है वहाँ पर कि देखिए प्लीज़ इनको बोलिए हमारे ऊपर हमला ना करें। तो आपने 26/11 कर लिए बस इसके बाद मत करना। ये ऐसे प्लीड करते थे ये लोग और आज हुँ, वो हमसे प्लीड कर रहे हैं सीआईए, एफबीआई और ट्रूडो मल खुद कि प्लीज़ हमारे जो यहाँ पर नागरिक हैं इनको आप मत मारिए। इसको बोलते हुँ। हैं 180 डिग्रीज़ टर्न अराउंड। मोदी जी की एक वर्ड है जो हम कभी भूल नहीं सकते। मैं घुस के मारूँगा और उसी भाषा में जवाब दूँगा जो आपको समझ आती है। ये बात सारे जितने भी हैं कनाडा में खालिस्तानी हैं, वो भी समझ चुके हैं और पाकिस्तान से तो हर रोज़ ही गुड न्यूज़ आती है एक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान से रोज़ गुड न्यूज़ आ रही है और सबके सब जितने भी कनाडा में बैठे हुए हैं, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, वो सबके सब आजकल बुर्के में छिप गए हैं। लेकिन पन्नू के ऊपर तो एनआईए ने अभी हाल ही में एफआईआर भी दर्ज की थी, इसलिए कि वो इंडियन एयरलाइंस के विमानों को उड़ाने की जो धमकियाँ दे रहा था। लेकिन उसके बाद सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई पन्नू की। ये कह रहा था कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी। तो ये जो सफाई पन्नू की ज़ुबान से आ रही है, ये भी तो बहुत कुछ कह रही है। देखिए पन्नू का तो पकौड़ा मैं बता लुधियाना में हमारे, पन्नू पकौड़े वाला बड़ा मशहूर है। ये पन्नू का तो पकौड़ा बनने वाला है, उसको दिखता है कि इसका पकौड़ा तो बन गया, ये तो गए हो। अब जैसे जैसे स्कूल के बच्चे तो किसी की पेंसिल तोड़ दी, तो टीचर आती है तो कहती है भैया तूने पेंसिल तोड़ी है? कहता नहीं नहीं मम्मा मैंने नहीं तोड़ी। तो टीचर मैंने नहीं तोड़ी है, ये गलती से टूट गई, ये उसने तोड़ी है। वो वाला हाल था पन्नू का। भाई अभी हुँ, तो सिर्फ एनआईए ने एक एफआईआर लॉन्च करी है, हुँ, अभी हमने कोई कंप्लेंट नहीं दी ट्रूडो को कि भाई हम इसको पकड़ने वाले हैं, नथिंग। बड़े शांतिपूर्वक, क्योंकि देखिए मोदी जी वैसे भी बड़े शांति वाले लोग हैं और वैसे भी धार्मिक आदमी हैं, ये ऐसे काम नहीं करते। तो ये बड़े शांति से हमने एक एनआईए ने एफआईआर लॉन्च करी है, उसी में उसकी पैंट गीली हो गई है। क्योंकि उसको पता है कि अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू बी आफ्टर हिम, क्योंकि अब ये हमारा नेशनल टेररिस्ट है एक तरह से, हुँ, क्योंकि हमने एफआईआर भी लॉन्च कर दी है, इट इज़ गोइंग टू गो टू इंटरपोल। अब पूरे दुनिया की जो जितने भी लोग हैं, ये खुफिया एजेंसीज़ हैं, इनकी ड्यूटी बन जाएगी इसको पकड़ के हमें देना। ही आल्सो अंडरस्टैंड्स, तभी उसने सफाई दी है कि भई मैंने जो बोला था आपको कि इंडियन एयरलाइन का प्लेन मैं उड़ाने वाला हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ अवॉइड करने के लिए बोला था कि आप इस प्लेन्स को अवॉइड करें। हुँ, अब क्यों बोला था? ये समझ नहीं आई, क्योंकि एयर इंडिया इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेन एनीमोर और हुँ, एयरलाइन्स वो एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है। भई तुमने किसी और के लिए क्यों नहीं बोला? व्हाई ओनली एयर इंडिया? तो ये हालत है पन्नू द ग्रेट की कि भई एक एफआईआर ने उसकी पैंट गीली कर दी है। अभी तो हमने कार्रवाई एक कदम भी उठाया नहीं उसकी तरफ
और वो अपनी सफाइयाँ दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सफाई ना दी, तो मेरा ही सफाया हो जाएगा। और सुमित जी, 41 लोगों की जो लिस्ट हमने दी थी कनाडा को, उस लिस्ट पर तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। भारत ने तो कहा था ना इनको हमारे पास भेज दो या फिर आप कार्रवाई करो। उस लिस्ट में पन्नू का नाम तो नहीं था ना शायद। लेकिन अगर अब एनआईए एफआईआर दर्ज करती तो अपने आप उस लिस्ट में पन्नू का नाम भी आ गया। देखिए, लिस्ट तो हमने पाकिस्तान को भी दी थी, तो हम्म। पाकिस्तान ने भी बड़ा कुछ देर कुछ किया नहीं। और उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव प्लेड द गेम सो ब्यूटीफुली। हमने इकोनॉमिकली उनको बिल्कुल ब्रेकअप कर दिया, उनका पूरे हम्म। वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। कटोरा लेके जाते हैं तो कटोरे में एक सिक्का भी मिलता नहीं है। हम्म। मोदी जी की ये डिप्लोमेसी का काम है। और उसके बाद जो लिस्ट दी हुई है उनको, उनकी मजबूरी बन गई है उस लिस्ट को खत्म करना। हम्म। तो यही काम हमने ट्रूडो को दे दिया कि बेटा, ये ले लिस्ट, ये तेरे बच्चे हैं, इनको तूने टिपकाना है। अब वो दोबारा जल्दी से कर नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज द कार्ड्स इन हिज हैंड्स। अभी उसके कार्ड्स खत्म हुए नहीं है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होता जा रहा है, इकोनॉमिकली अभी नहीं है, उसको भी वीक करने में लगे हुए हैं। इट विल टेक टाइम। सब वेस्टर्न पावर, लोगों के अंदर क्या है कि पेशेंस नहीं है। लोगों को लगता है यार जल्दी से होना चाहिए। भाई, पाकिस्तान को घुटनों के नीचे मिट्टी में रौंदने के लिए हमें 3-4 साल लग गए। और जबकि अमेरिका की सपोर्ट, चाइना की सपोर्ट, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट, यूएई की सपोर्ट, आप मुस्लिम वर्ल्ड की उम्मा की सपोर्ट, उसके बाद भी हमने उसे मिट्टी में रौंदा हुआ है। मिट्टी में उसका सर है, पैर मोदी जी का उसके सिर के ऊपर है, मुंह के ऊपर है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं। वही सेम हाल पाकिस्तान का है। इट हैज टेकन टाइम। कनाडा का भी यही हाल होगा। सिर उसका ऑलरेडी मिट्टी में है, गंदा हो चुका है ट्रूडो का, पैर रखना बाकी है। बट दीज थिंग्स टेक टाइम। भाई, आप सोच के देखिए, वेस्टर्न पावर कनाडा का हम बोले कि ते अपने डिप्लोमेट्स को उठा के ले जा, नहीं तो लात मार के बाहर भेजेंगे, और वीजे तुम्हारे सिटीजन्स के लिए हम बंद कर रहे हैं। ये हिम्मत चाहिए करने की। तो लेकिन लोगों के अंदर क्या पेशेंस नहीं है, उनको लगता है कि उसने आज किया है, आज ही हम जाकर अटैक कर दें कनाडा को। ये ऐसे नहीं होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड मोदी जी नोज द परफेक्ट टाइम एंड द परफेक्ट वे। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से पीएम मोदी करते हैं, वो कहते हैं ना खिचड़ी को ठंडा करके ही खाते हैं। लोगों को तो लगता है ना ये एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन हो, लेकिन जो रिएक्शन वो करते हैं उसका फिर परमानेंट इलाज हो जाता है। अब पाकिस्तान को जिस तरह से अलग थलग कर दिया है वो भी है, और फिर एफएटीएफ का जो कनेक्शन है टेररिस्ट के साथ, जिसके चलते ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में नाम चला जाता है। सुमित जी, क्या आपको लगता है कि जैसे हम लगातार बातें करते रहे कि पाकिस्तान में बार बार भारत के दुश्मन टपकाए जा रहे हैं, अज्ञात वीर ये काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एफएटीएफ में अपनी पोजीशन को और साफ करने के लिए क्या खुद ब खुद भी ये काम कर सकती है पाकिस्तान की आईएसआई या आर्मी? अंजू जी, मैंने आपके शो में एक दो बार पहले भी बात किया ही वाला कि हम्म। पाकिस्तान की मजबूरी है कि एफएटीएफ को अपना क्लीन एक होता है रिपोर्ट कार्ड दिखाने हम्म। की, बिकॉज वहां पर इनसे गारंटीज ली गई हैं कि आप ये सारे जो टेररिस्ट हैं इनको एक एक करके खत्म करोगे, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान मांग रहा है $10 बिलियन, उसको मिलते हैं $700 मिलियन। भी ठीक है, तूने सात जो ये टिपकाए हैं लोग, इसके लिए $700 मिलियन, ये ले ले ले। और अब एक और नई लिस्ट दे दी कि भैया अब अगली लिस्ट शुरू कर, जितने जितने लोग टपकाई जाएगा उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। और हम्म। एफएटीएफ में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए ये सारी कंडीशंस रखी जा रही हैं। भाई, अभी तो पाकिस्तान की शुरुआत है। कनाडा को हमने ऑलरेडी एफएटीएफ के अंदर रिपोर्ट कर दिया है कि इसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लेके जाया जाए, बिकॉज ये भी उग्रवादियों को वैसे ही आरक्षण दे रहा है जैसे कि पाकिस्तान देता है। अगर हमने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है, ये टोडो मल भी छोड़ेगा नहीं। और यही डिप्लोमेसी है, मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज कॉल्ड विन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी ऑफ मोदी जी। और ये मैं क्यों सफल देखता हूँ, क्योंकि एक तो रिलेशनशिप, इनके दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो आपस में दुश्मन हो लेकिन हमारे साथ दोस्ती है उनकी। और यही डिप्लोमेसी होती है, एंड दैट इज व्हाई द वेट ऑफ आवर डिप्लोमेसी इज सो स्ट्रांग कि अगर हमने कनाडा को एफएटीएफ के अंदर धकेलने की कोशिश भी करी, हम सफल हो जाएंगे। टाइम लगता है इन चीजों को। कई लोग बोलेंगे कि सर आपने तो लास्ट मंथ कॉल बोला था कि हम एफएटीएफ में लेके जा रहे हैं, अभी तक हुआ हम्म। तो है नहीं। और भाई, डिप्लोमेसी में इट टेक्स टाइम, बट इट बिल्कुल। विल हैपन।
It will happen unless and until Trudeau doesn't change his stance of supporting Khalistani terrorist. और उसे भी वो काम करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की आईएसआई आज की डेट में कर रही है, अननोन मैन एलिमिनेटिंग नोन हुँ, मैन। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना कि ये भी बड़ी डिप्लोमेसी होती है कि आपने दबाव डलवाया एफएटीएफ के ज़रिए और पाकिस्तान वो काम करने को मजबूर हो गया जो भारत चाहता था, सालों से चाहता आ रहा था कि अपने यहाँ पनपने वाले आतंकवादियों को खत्म करे। तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि अ, अजीत डोभाल साहब और हमारे विदेश मंत्री उनका ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रही है कि पाकिस्तान वो काम कर रहा है एफएटीएफ के प्रेशर में जो हम चाहते थे। इससे बड़ी कूटनीति तो शायद कोई और हो ही नहीं सकती। और इसीलिए शायद देखिए आईएसआई छाती नहीं पीट रही है। निज्जर के मरने पर ट्रूडो जैसे छाती पीट रहा था, इतनी सारे लोग टपक कर पहुँच गए हैं 72 उरों के पास, लेकिन पाकिस्तान ने, वहाँ के मीडिया ने, आईएसआई ने, आर्मी ने एक बार भी ब्लेम भारत पर नहीं लगाया है। भले ही वो रू-रू, रा-रा करके रोते रहे। देखिए पहली बात ये है कि जो आप बोल रही है कि उन्होंने ब्लेम नहीं लगाया, हुँ, ऑफिशियली नहीं लगाया है, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लगाया है, हुँ, लेकिन उनका जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकला है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि ये सारा काम रॉ जो है हमारी रा, हुँ, उन्होंने कराया है और हमारे जो एजेंट्स हैं, वो यूएई और अफ़गानिस्तान में हमारे हुँ, फुटप्रिंट्स हैं, वहाँ के लोकल लोगों को हमने एम्प्लॉय किया है और पाकिस्तान की जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, उसे हम हुँ, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के कारण उन लोगों को यूज़ करके हम लोग ये काम करवा रहे हैं। ये तो हुँ। उनका एलिगेशन है जो उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट में बाहर निकला। लेकिन लेकिन ऑफिशियली नहीं बोला है। ऑफ़िशियली नहीं बोला है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है इसके ऊपर। हुँ, लेकिन ये जो सीक्रेट की बात बोलते हो आप, मैं बोलता हूँ इसमें सीक्रेट कोई है ही नहीं, क्योंकि हुँ, अजीत डोभाल जी ने 2013 में ही ओपन पब्लिक में खड़े होकर ये बात बोली थी कि इफ द पॉलिटिकल विल इज देयर, मैं आपको ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान की एक झटके में ठीक करके दिखा सकता हूँ। उनके पास जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनका जो मनी का फ्लो है, वो मैं बंद करा दूंगा। कराया, करा दिया। देन ही सेड कि भई उनके फॉल्ट लाइन्स हैं बलूचिस्तान, केपीके, हुँ, कश्मीर जो उनके पास है, सिंध, ये सब जो हैं उनकी फॉल्ट लाइन्स हैं, इन्हें एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करना कोई मुश्किल नहीं है। वो पैसे चाहिए उनको सबको। पाकिस्तान उनको 1000 करोड़ रुपए देता है, हम 1800 करोड़ रुपए देते हैं। दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर अस, इट इज़ वेरी ईज़ी। और उसके बाद आपको टारगेट करना है एक ही चीज़, वो है पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल। अब आप देखिए पिछले 5-6 सालों में कौन हुँ, मारा गया? क्या ऑर्डिनरी सिटिज़न्स मारे जाते हैं या वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और जो पुलिस के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। अगर आप टारगेट देखेंगे तो हमेशा ही आर्मी और पुलिस के लोग होते हैं। दैट मीन्स अजीत डोभाल जी ने जो-जो फ़ॉर्मूला दिया था, जो कांग्रेस के टाइम पे दिया गया, उन्होंने कभी भी किया नहीं। मोदी जी ने देखा फ़ॉर्मूला तो वर्केबल है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और मोदी जी वैसे भी सुनने वाले लोग आदमी हैं। ही लिस्टन्स टू एवरीबॉडी एंड देन व्हाटएवर ही फील्स इज़ राइट, ही गोज़ अहेड विद इट। तो अजीत डोभाल जी का फ़ॉर्मूला 2012-13 में दिया हुआ है, मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया एंड द रिजल्ट्स आर एक्ज़ैक्टली द सेम एज़ ही टोल्ड। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये षड्यंत्र है, ये साजिश हुँ, है। अभी साजिश जो होती है ना, वो छुप के होती है। ये हुँ, ओपनली डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर डूइंग इट, प्राउडली वी आर सेइंग। सो जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर अभी बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, उसे वो हुँ। काम करना पड़ेगा जो हम करवाना चाहते हैं उससे। और ये पहले उग्रवादियों को यूज़ करता था हमारे खिलाफ और वो काम करवाता था वो जो करवाना चाहता था उग्रवादियों से। आज वही काम हम करवा रहे हैं। और सुमित जी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सही है कि अब जो घुसपैठ है वो बहुत कम हुई है जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटने के बाद, लेकिन अभी भी चल रही है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले हमारे 5 जवान शहीद हो गए, हम आतंकवादी हमला वहाँ पर हुआ, तो अभी भी पाकिस्तान बाज़ नहीं आया है और इसीलिए भारत को और शिकंजा कसना पड़ेगा पाकिस्तान पर और भी वहाँ पर ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे कि घुटनों के बल आए, क्योंकि अभी भी कुत्ते की पूँछ सही नहीं हुई है। मतलब पाकिस्तान की पूँछ, मैं कुत्ता नहीं बोलना चाहती, वो मेरे बहुत अज़ीज़ है, मुझे बड़े पसंद है, पेट है मेरा भी। तो ये जो पाकिस्तान की पूँछ है ना, ये सीधी नहीं हुई है। देखिए अंजू जी, पाकिस्तान नाम के कुत्ते से मुझे कोई अजीज नहीं है, ना कोई प्यार है और मैं उसको वैसे ही देखता हूँ जैसे उनकी एक्चुअल हालत है। और हुँ, चाइना के लिए भी, मैं चाइना में रहता हूँ, चाइना ने भी एक पेट डॉग रखा हुआ है,
उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, रस्सी उसने अपने हाथ में है और कॉलर उसके गले में बंधा हुआ है पाकिस्तान के, तो वो भी उसको वैसे ही यूज़ करता है जैसे कि इनकी औकात है। मोदी जी ने बड़ी कोशिश करी कि ये पूँछ को मैं सीधी कर दूँ, लेकिन उनको पता लग गया कि ये पूँछ सीधी नहीं हो सकती। उन्होंने नवाज़ शरीफ का टाइम देख लिया, उन्होंने इमरान खान का देख लिया, उन्होंने अभी जो इनका आर्मी चीफ है पुराना बाजवा और अभी का भी, इन सबको देख लिया, ये पूँछ सीधी नहीं हो सकती। वो हमें कट लगाते हैं, हम भी उनको बराबर कट लगाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक में हमने देख लिया। क्या वो सीधे हो गए? नहीं, क्योंकि ये जो किताब पढ़ के आते हैं, उसमें ये है ही इनका मकसद ही एक है, जिहाद, जिहाद, जिहाद। उसका हल एक ही है, जो मोदी जी ने बड़े साफ तौर पे बोल दिया है, अब की बार निर्णायक युद्ध होगा और मैं कट देने में विश्वास नहीं रखता, मैं सीधी करने में विश्वास नहीं रखता, मैं पूँछ ही काट देता हूँ। और इसकी जो स्टेटमेंट है मोदी जी की, उसके साथ अगर आप हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात सुनें कि इस बार कुछ भी हुआ भारत के खिलाफ, यू विल हैव टू लूज़ समथिंग ऑफ योर्स। मतलब कि बात तो वो पूँछ की कर रहे थे कि आप अपनी पूँछ आपकी कट सीधी जाएगी, कर। लेकिन वो हुँ। कौन-सा पार्ट है जिसको वो लूज़ करने की बात करते थे, ये पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है। और ये भी तो स्ट्रैटेजी होती है ना सर, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए। ये सब कुछ 2014 से पहले किया गया होता तो ये नौबत ही ना आती। वो आपको लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मसले पर यूएन में घेर रहा है, कितनी तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आती थी, लेकिन यहाँ के जो सियासतदान थे, यहाँ के जो नेता थे, जो उस वक़्त की सरकार थी, वो उनकी वीक पॉइंट्स को उठाते ही नहीं थे यूएन में। अगर वो आप पर हमला करे, तो आप भी तो आक्रामक होइए, आप डिफेंसिव हैं जी, उनको बोलिए हम पर हमला ना करें। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तो यही तो डिप्लोमेसी है कि आपने जो काम आप लड़ाई करके भी कर सकते थे सरेआम, लेकिन आपने कितने डिप्लोमैटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को वहां खड़ा कर दिया है कि एफएटीएफ में अपनी पोजीशन साफ करने के लिए उन्हें ये सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है और ये हमारी देखिए भलाई कर रहा है अपने हाथों से। और शायद इसी देखिए बात कुछ से ट्रूडो मल डरा बैठा है। देखिए कोई भी काम करना हो, उसके लिए हम्म, आपको 2 चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। एक है आपकी बैकबोन और दूसरा है आपके गुर्दे। ये 2 हम्म, चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। हम्म, मनमोहन सिंह की बैक कौन थी? सोनिया गांधी, ये कांग्रेस की पार्टी। ये तो सारा टाइम एक ही काम में लगे हुए थे कि कैसे हमने घोटाले करने हैं और अपनी जेबें भरनी है। इन्होंने 10 साल जो काला काम किया इस देश के लिए, वो हम सब जानते हैं। अगर मैं लिस्ट दिखाऊँ आपको 2004 से लेके 14 तक जितने आतंकी हमले हुए हैं, एक हम्म, पूरी ग्रंथ बन जाती है और वो ग्रंथ भरने के बाद भी अभी कुछ और डेट्स थी जहाँ पर हमारे यहाँ पे गोलियाँ चली और क सब कुछ हुआ। क्या कांग्रेस ने एक बार भी जवाब दिया पाकिस्तान को? नहीं। ये नहीं। उनको प्रूफ देते रहे कि ये देखिए जी प्रूफ। वो कहते थे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उनकी इन्वेस्टिगेशन आज भी पूरी नहीं हुई है 20 साल के बाद और 2008 का वो टाइम 26/11 आज का आज 26/11 ही तो है, वो हम जब भूल यहाँ नहीं बात सकते वो हम बोल नहीं सकते कि कैसे दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी ये सारे लोग इन्वॉल्व थे उसको कराने में और उसके बाद इनका नैरेटिव था अभी तो चीज़ हुई नहीं थी इन्होंने किताब भी छाप दी थी 26/11 के ऊपर कि बिल्कुल। कैसे हिंदू आतंकवाद ने इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करी है। इन्होंने बोला कि भई हिंदू जो है वो भी आतंकी है, जिस तरह के आप बोलते हो कि मुसलमान और आतंकी है। इन्होंने किताबें पहले ही छाप दी। ये तो भला हो कि वो कसाब पकड़ा गया, उसकी तुकाराम असलियत ओमले बाहर जो आ है, गई। शहीद तुकाराम तुकाराम ओमले। ओम्बले यस, तुकाराम जी का हम ऋण वो पूरा बिल्कुल। नहीं कर सकते, जिसके कारण आज आरएसएस भी बची हुई है, हिंदू भी बचा हुआ है और हमें आतंकी डिक्लेयर नहीं कराया गया। ये देखिए ये सनातन की धरती है, इसी को बोलते हैं ऊपर से कोई कोई शक्ति आती है हमें बचाने के लिए और यही शक्तियाँ हैं जो हमें 1000 साल से कांग्रेस जैसे घटिया पार्टी से हमें बचाती आई है। तो हम हमें लगता है कि तुकाराम ने ये काम किया है। कोई ना कोई जो हिडन पीछे सनातन की पावर है, उसको शायद हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हिंदुओं की जो प्रॉब्लम है, मैंने आज वीडियो बनाया इसके ऊपर कि क्या कोई भी हिंदू या कोई मंत्री या बीजेपी का भी क्या कभी तुकाराम के घर में जाके देखा कि भई उनकी कुर्बानी के बाद उनके फैमिली वालों के साथ क्या हुआ? क्या किसी हिंदुओं की किसी ऑर्गनाइज़ेशन ने इकट्ठे होकर उनको साथ दिया, उनको सर्च किया? मैंने आज अपील किया है, मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी मुंबई में रहते हैं
जो ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्हें शायद कोई भी, कभी भी कोई सम्मानित नहीं करेगा। भई आपने मरने के बाद एक मेडल दे दिया, इज़ दैट इनफ? उसकी फैमिली का क्या हुआ? क्या मुंबई के लोग इस मुहिम में हमारी हेल्प कर सकते हैं? यू प्लीज़ गो सर्च देम, आपको कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन हीरोज़ को सपोर्ट करना शुरू करें और हम लोग जो देश से बाहर बैठे हैं, देश के अंदर भी जो लोग हैं, हम सारे मिलकर इन फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। उन्हें ये नहीं मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, उनको ये भी एहसास दिलाना कि भई आपकी कुर्बानी हम नहीं भूले हैं, ये भी हुँ, बहुत बड़ा काम होता है। तो प्लीज़ जाइए, उनके साथ वीडियोज़ बनाइए, उनको हौसला दीजिए और अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए, तो वी ऑल आर रेडी टू कम टुगेदर एंड हेल्प देम आल्सो। इन हीरोज़ को दे शुड नॉट बी फॉरगॉटन हीरोज़, दे शुड बी, तो दिल में रहने चाहिए हमारे साथ। भई 26/11 को ही हमें तुकाराम जी की याद क्यों आती है? ही शुड बी रिमेंबर्ड एवरी डे एंड द वे टू बिल्कुल। रिमेंबर इज़ टू सपोर्ट देम ऑन अ डेली बेसिस। सो मैं अपील दोबारा करता हूँ कि प्लीज़ जो भी बॉम्बे में या कोई भी उधर के साइड पे हैं, जाइए, ढूँढिए और स्टार्ट सपोर्टिंग एंड आई विल बी पार्ट ऑफ दैट सपोर्ट इन एनी वे यू वांट टू बी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप याद कीजिए कसाब के हाथ में तो कलावा बंधा हुआ था। उनके जो आई कार्ड थे वो बेंगलुरु के एड्रेस पर हिंदू नामों से थे, और अगर वो कसाब को तुकाराम ओमले जी ने पकड़ा नहीं होता अपनी जान की बाजी लगाकर, तो ये नैरेटिव सेट हो जाता कि ये जो 10 लड़के आए थे, ये सब हिंदू थे, ये भी हिंदू उग्रवाद का एक रंग है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी तो दिग्विजय सिंह दे ही चुके थे। किताब तो छपी गई थी, हाँ, तो फिर तो वो सच हो जाती ना। और फिर देखिए हम लोग किस उसमें जीते, लेकिन उन्होंने हमें उस तोहमत से बचा लिया, तुकाराम ओमले जी ने कसाब को जिंदा पकड़ के, और उसके बाद देखिए क्या से क्या हो गया, और इतने साल गुजर जाने के बाद भी, मतलब 2008 में अगर ये हुआ था, तो उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया, चुप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी थी। और अब 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई है, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उनके लिए अपने देश की सीमाएं सुरक्षित होना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद बाकी बातें हैं। यही फर्क है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है सुमित जी, वो ट्रूडोमल देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की जब ऐसी तैसी हुई, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा गया, आर्थिक तौर पर उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया भारत ने, तो उनको लग रहा है कि हमारा भी ये हाल ना हो जाए, शायद इसीलिए अब उनको लग रहा है कि हम लोग अब पन्नू या भारत के आगे घुटने टेक दें, या भारत के आगे वो समझौते की बात कर रहे हैं कि वीजा दे दीजिए। अब तो रुख नरम हो गया है ना ट्रूडो का, इसी वजह से। देखिए, रुख नरम मोदी जी कर दें, ये हो नहीं सकता। जब तक हम्म। कि हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी या उस चीज़ की गारंटी नहीं मिल जाती कि भई जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, ये एक-एक करके खत्म होने चाहिए। रोडो मल को वो काम करना पड़ेगा, अगर उसको अपनी कंट्री बचानी है या अपनी इज़्ज़त बचानी है। मोदी जी ऐसे छोड़ दें, पॉसिबल ही नहीं है और हमने उनको भी ज़लील करने के लिए कोई भी ऐसे कदम नहीं छोड़े, जो यूज़ करने चाहिए थे इन अ डिप्लोमैटिक वे। भई आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर देखिए, हम्म। जयशंकर जी ने जैसी-जैसी स्टेटमेंट्स द दी हैं, कनाडा के लिए, उग्रवादियों के लिए, संरक्षण के लिए, ये ट्रूडो भी सुन रहा है कि भई ये तो हट ही नहीं रहे हैं और वहाँ पर जाके जयशंकर जी ने क्या बोला, भई आपने एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर, प्रूफ तो दीजिए। और वो बिल्कुल। प्रूफ की बात बोलते हैं ठोक कर कि प्लीज़ गिव अस प्रूफ और ट्रूडो पिछले 3 महीनों से यही बोल रहा है, हमारे पास प्रूफ है। हम्म। भई अगर प्रूफ है, तो दे तुम्हारी दो। जग हँसाई हो रही है, तो देते क्यों नहीं भाई? और हम्म। हम ठोक के बोल रहे हैं प्रूफ दीजिए। अगर प्रूफ नहीं है तो माफ़ी माँगिए। तो हमने उसको एक ऐसे बंद गली में खड़ा कर दिया जहाँ वो अपनी नाक बचाने के लिए माफ़ी माँग नहीं सकता, प्रूफ है नहीं, जाए तो जाए कहाँ? अब हम्म। उसको कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हम भी इस टेम्परेचर को ठंडा नहीं कर रहे। हम्म। हमने भी टेम्परेचर को गरम के ऊपर और गरम कर दिया, हम आँच को भी तेज़ करते जा रहे हैं। तो मोदी जी के पास एक तो वो सिलेंडर भी वो वाला है ना कि जो जो एक होता है उसके हलवाई के पास, कि जितनी मर्ज़ी आँच बढ़ाते जाओ। तो इन्होंने हम्म। आँच आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और वो वहाँ पर जैसे ग ग गरम लग रहा तत्ते हाँ, वो तवे के वो बैठाया हुआ है उसको और वो उछल रहा है उसके ऊपर पॉपकॉर्न की तरह। तो ये होता रहेगा। ट्रूडो को छोड़ दें, ये मोदी जी के संस्कार नहीं है। और फिर आप याद करो कि सुक्खा जब मारा गया था वहां पे कनाडा में, तो भी तो मैडम लॉरेंस सूखा बिश्नोई कभी गए थे। सूखा मारा नहीं गया था, उस सूखा को गीला किया गया था।
चलो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, सुखा को जो गीला किया था वो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं किया था। याद कीजिए, उन्हीं का नाम आया था उस वक्त, तब भारत ने साफ भी किया था कि वो तो जेल के अंदर है, भाई हमने क्या किया। अब अगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पे भी हमला हो रहा है, गोलियां चल रही, तो ट्रूडो क्या करेगा? वो तो अपने नागरिकों को बचा ही नहीं पा रहा है। वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। जैसे पन्नू अपने आप को बचाने में लगा है, वैसे ही ट्रूडो भी लगा हुआ है कि पता लगे ये अननोन मैन मेरे ही गले में पड़ गए। तो ट्रूडो, ही नोज ही इज आल्सो ऑन द टारगेट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, ऑफ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ वो जो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, उन्हीं को आरक्षण दे रहा है? उसने तो हम्म, हमास को भी आरक्षण दिया हुआ है। एंड हम्म, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोसाद is a bigger, better, stronger हम्म। organization than रॉ। तो उसने पंगा सबके साथ लिया हुआ है। सारे कंट्रीज के जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, टेररिस्ट हैं, उन सबको उसने आरक्षण दिया हुआ है कनाडा के अंदर। तो ट्रूडो इज नॉट ओनली ऑन द टारगेट ऑफ इंडिया बट लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। तो चलिए, ट्रूडो का रुख तो नरम हो रहा है, लेकिन भारत का रुख तो लगातार गर्म हो रहा है, और भारत नजर बनाए हुए है पूरे घटनाक्रम पर। और जिस तरह की बयानबाजी हमारे विदेश मंत्री करते हैं, उससे भी ट्रूडो को डर लग रहा है कि वो, क्योंकि नौबत वहां तक पहुंच गई है कि अब वो चारों तरफ से घिर रहा है। और भारत जब किसी पर आंख टेढ़ी कर लेता है, तो फिर उसको ठिकाने लगाकर ही दम लेती है हमारी आज की सरकार जो है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रूडो का, और गिप्पी ग्रेवाल का अब क्या होता है। उनको तो भाई जान से मदद मांगनी पड़ेगी, ये कहा भी गया है, जो चिट्ठी लिखी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। लेकिन तमाम घटनाक्रम पर आपने जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।